हेलो एवरीवन, अभी विजन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी को एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस के अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट 8 में जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया यानी कि भारत में जेंडर और राजनीति के विषय में हम लोगों को पढ़ना है। तो आइए आज के इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ वही पॉइंट को हाईलाइट किया जाएगा जो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। तो आइए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्वतंत्रता पूर्व युग में लैंगिक आंदोलन का विकास कैसे होता है। ओके, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में जो हम लोगों का जेंडर मूवमेंट चला, जेंडर बेस्ड मूवमेंट चला, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है उसको हम लोगों को समझना है। तो फ्रेंड्स, 90th सेंचुरी के जो सोशल रिफॉर्मर हैं, समाज सुधारक आंदोलनकारियों में राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारकों ने महिलाओं के मुद्दे उठाए, जिनमें सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह एवं महिला शिक्षा जैसे विषय शामिल थे। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि वर्ष 1819 में मिशनरियों द्वारा कन्या विद्यालय खोलना स्त्री शिक्षा के दिशा में उठाया गया प्रथम महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। ओके, 90th सेंचुरी के अंतर्गत एनी बेसेंट, शारदा बेन मेहता, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय, अबू बेकम जैसी महिलाओं ने महिला आंदोलन की नींव रखी। इनके द्वारा महिलाओं को राजनीति में, पॉलिटिक्स में सक्रिय भूमिका निभाने पर जोर दिया गया। 20th सेंचुरी के अंतर्गत आप देखेंगे फ्रेंड्स, तो वर्ष 1917 में भारतीय महिला संगठन, वर्ष 1920 में महिला सभा, वर्ष 1925 में भारतीय महिला राष्ट्रीय संगठन जैसी नारीवादी संगठनों की स्थापना हुई। वर्ष 1927 में मार्गरेट कजन्स द्वारा अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना हुई। और आप ध्यान में रखेंगे कि अखिल भारतीय महिला संघ के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए गए। फर्स्ट है महिलाओं को राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व दिलाना। सेकेंड है हिंदू बाल विवाह अधिनियम 1927 का अस्तित्व में आना, इसी संगठन के प्रयासों का परिणाम था। थर्ड है बहुपत्नी प्रथा, पर्दा प्रथा एवं दहेज प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया गया। फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखेंगे कि इस ड्यूरेशन में महात्मा गांधी के प्रयासों से महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, यानी कि महात्मा गांधी का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। बीना मजुमदार के अनुसार भारतीय नारीत्व की अप्रयुक्त शक्ति को जगाना गांधी जी का अनोखा योगदान था। फ्रेंड्स, इस ड्यूरेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए महिला राष्ट्रीय संघ की भी स्थापना की गई। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि स्वतंत्रता पूर्व युग की महिला आंदोलनों की क्या विशेषताएं रही। तो फर्स्ट है नारीवादी आंदोलनों का नेतृत्व जो है वो मुख्यतः समाज सुधारक पुरुषों द्वारा किया गया। सेकेंड है नारीवादी आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के अभिन्न भाग थे। और थर्ड है कि बाल विवाह, सती प्रथा, विधवा प्रथा, महिला शिक्षा, दहेज प्रथा एवं पर्दा प्रथा जैसे मुद्दे जो है वो स्वतंत्रता पूर्व युग में महिला आंदोलनों के प्रमुख मुद्दे रहे, यानी इशूज रहे। फ्रेंड्स, अब हम सभी यह देखते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिला आंदोलन की क्या कंडीशंस रही। तो इसके अंतर्गत जो है इस ड्यूरेशन में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस किए गए, जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(3) में महिलाओं को संरक्षण प्रदान किया गया। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39A के अनुसार स्त्री व पुरुष दोनों को रोजगार की समानता का प्रावधान किया गया है। थर्ड है कि 73वें व 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन वर्तमान समय में इसे आधा कर दिया गया है। फोर्थ है महिलाओं की दशा में सुधार व उनके उत्थान के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी की गई। फिफ्थ है फ्रेंड्स कि बिना मजुमदार के अनुसार संविधान में लैंगिक समानता अपना लेने से महिलाओं की अपनी स्वतंत्र पहचान का सपना जो है वो पूरा हो गया है। फ्रेंड्स, अब हम सभी 1970s के लैंगिक मुद्दे यानी कि जेंडर इश्यूज को देखते हैं।
तो फर्स्ट है 1971 में महिलाओं की स्थिति की जांच के लिए एक समिति की स्थापना हुई, जिसने अपनी रिपोर्ट टुवार्ड्स इक्वालिटी जो कि 1974 नाम से प्रकाशित की और यह कहा कि भारत में महिलाओं का लिंग अनुपात तेजी से कम हो रहा है और महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण प्रदान करने का समर्थन किया गया। तो ये आपके नेट एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि 1971 में महिलाओं की स्थिति की जांच के लिए जो समिति गठित हुई थी उसने अपनी रिपोर्ट किस नाम से प्रकाशित की? तो टुवार्ड्स इक्वालिटी। और ये कब प्रकाशित हुई? 1974 में। फ्रेंड्स, 1970 के दशक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इस दौरान महिला आंदोलन का नेतृत्व जो है वो महिलाओं ने किया। इस दशक में महिला आंदोलनों के मुद्दे नवीन थे तथा इनमें क्षेत्रगत विभिन्नता भी थी। मुंबई में महिला हिंसा के विरुद्ध व्यापक महिला आंदोलन चला। वहीं कोलकाता में गरीबी, शिक्षा एवं बेरोजगारी जैसे मुद्दों को महिला आंदोलन में प्राथमिकता दी गई। फ्रेंड्स, इसी दशक में ईला भट्ट द्वारा महिलाओं की मदद के लिए सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सेवा के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना की गई। और इसकी स्थापना कब की गई? 1972 में। वर्ष 1973 में मृणाल गोरे के नेतृत्व में कीमत वृद्धि के विरुद्ध महिला मोर्चा की स्थापना हुई। वर्ष 1973-74 में माओवादी आंदोलन द्वारा प्रोग्रेसिव महिला संगठन की स्थापना भी की गई। वर्ष 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया, जिससे महिलाओं का मुद्दा और भी प्रभावी हुआ। वर्ष 1975 में आपातकाल के दौरान नारीवादी आंदोलन जो है उसमें थोड़ा बिखराव आ गया। जिस समय इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल लगा था उस समय नारीवादी आंदोलन में थोड़ा बिखराव आया, थोड़ी शिथिलता आई। लेकिन वर्ष 1977 में आपातकाल समाप्त होने पर नारीवादी आंदोलन फिर से पुनर्जीवित हो गया। वर्ष 1977 के बाद आप देखेंगे तो चिपको आंदोलन में पर्यावरणीय मुद्दे तथा महिलाओं के मुद्दे भी सम्मिलित रूप में विद्यमान थे। फ्रेंड्स, अब हम सभी 1980s के दशक के लैंगिक मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, इस दशक में नारीवादी आंदोलन में समानता की बजाय महिलाओं की विशिष्ट पहचान बनाने पर बल दिया गया तथा महिलाओं के विशिष्ट मुद्दों को उठाया गया जो पूर्णतः महिलाओं के जीवन से संबंधित है। इस दशक में यानी 1980s के दशक में महिलाओं के आंदोलन में स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं बाल विकास जैसे नारीवादी मुद्दे उठाए गए। 80s के दशक में भारतीय नारीवादी आंदोलन को महिला हिंसा के विरुद्ध सुरक्षा के कवच के रूप में देखा जाने लगा। महिला आंदोलनों के प्रत्युत्तर में यानी उनके जवाब में सरकार ने महिलाओं के लिए अनेक कानूनों का भी निर्माण किया। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को अपराध माना गया तथा पुलिस द्वारा बाध्यकारी रूप में केस दर्ज करने का प्रावधान भी किया गया। महिलाओं के दहेज विरोधी मंच की मांग के चलते सरकार ने दहेज कानून में भी परिवर्तन किए। फ्रेंड्स, इस दशक की सबसे इम्पॉर्टेंट घटना यह रही कि रूप कंवर सती केस के विरुद्ध समूचे भारत में महिलाओं ने व्यापक आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने सती निरोधक कानून 1987 पारित किया। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सती निरोधक कानून 1987 सरकार के द्वारा कब पारित किया गया? तो आपको याद रखना है 1987 में ही पारित इसे किया जाता है। फ्रेंड्स, 1980s के दशक के बीच में आप देखेंगे कि नारीवादी आंदोलन में आपको विभाजन देखने को मिलता है। जैसे वर्ष 1986 में साहबानोवाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुस्लिम महिलाओं को भी अपने पति से गुजारा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है, जबकि शरीयत के प्रावधानों में मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का प्रावधान नहीं है। शरीयत क्या है? शरीयत मुस्लिम के कानून को शरीयत कहा जाता है। ठीक है। इस निर्णय के बाद महिला आंदोलन में विभाजन देखने को मिला और बाद में पिछड़ी जातियों और दलित जातियों की महिलाओं ने भी यह कह दिया फ्रेंड कि उनके हित ऊंची जातियों की महिलाओं से अलग हैं। तो आप देखेंगे कि 1980s के दशक के बीच में आपको देखने को मिलेगा कि नारीवादी आंदोलन में कुछ बिखराव या कुछ विभाजन नज़र आता है।
अब हम सभी 1990 के बाद के लैंगिक मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, वर्ष 1990 के बाद नारीवादी आंदोलन में बलात्कार, यौन दुराग्रह, घरेलू हिंसा, हानिकारक गर्भ निरोधक तकनीक, स्वास्थ्य नीति के प्रभाव जैसे मुद्दे मुख्य रहे हैं। वर्ष 1997 में विशाखावाद में उच्चतम न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर रोक लगाने की निर्देश जारी। तो ये जो पॉइंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान में रखेंगे कि कौन सा केस था जिसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्देश जारी किया कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न पर रोक लगाया जाए। ओके, तो आपको याद रखना है 1997 का विशाखावाद। फ्रेंड्स, वर्ष 1996 में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने के लिए संसद में पहली बार एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया। अब हम सभी समकालीन युग में महिला संगठनों द्वारा जो उठाए गए महत्वपूर्ण मांग है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि अभी जो है नारीवादी आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं, क्या कंडीशन है। फ्रेंड्स, समकालीन युग में महिला संगठनों द्वारा संसद में महिलाओं के आरक्षण की मांग का मुद्दा जो है वो अत्यंत प्रभावी रूप में उठाया जा रहा है। समकालीन नारीवादी आंदोलनों की यह विशेषता है कि यह आंदोलन उन सभी आंदोलनों को समाहित करता है जो महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए पहले से चले आ रहे हैं। समकालीन नारीवादी आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए वैधानिक रास्ता चुना है। महिलावादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप महिलाओं के लिए पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया गया तथा वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा निवारक विधेयक का भी निर्माण हुआ। तो आप याद रखेंगे घरेलू हिंसा निवारक विधेयक का निर्माण कब हुआ? 2005 में। फ्रेंड्स, अब हम सभी देखते हैं कि 1990 के बाद महिला अधिकारिता एवं सशक्तिकरण की दिशा में जो है वो कुछ न्यायिक निर्णय भी लिए गए हैं। जैसे वर्ष 1992 में उच्चतम न्यायालय ने महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान वेतन व पदोन्नति प्रमोशन को उचित बताया है। उच्चतम न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए वर्ष 1997 में दिशा निर्देश भी जारी किया। 1997 में क्या हुआ था? विशाखा जो वाद था उसमें जो है महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से रोकने के लिए जो है वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाता है। वर्ष 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि पत्नी से पति असामान्य व्यवहार करता है तो इसे अपराध की संज्ञा दी जा सकती है। सरकार ने 70 के दशक को महिला कल्याण दशक एवं 80 के दशक को महिला विकास दशक तथा 90 के दशक को महिला सशक्तिकरण दशक के रूप में घोषित किया। 10वीं पंचवर्षीय योजना में महिला अधिकारिता दृष्टिकोण अपनाया गया। और फ्रेंड्स, आप ध्यान में रखेंगे कि महिला सशक्तिकरण वीमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए, इनकरेज करने के लिए 2018 में पिंक इकोनॉमिक सर्वे किया गया। इसे पिंक इकोनॉमिक सर्वे इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इस सर्वे के दौरान जो डॉक्यूमेंट तैयार की गई वो पिंक कलर की थी, जो गवर्नमेंट के महिलाओं के प्रति जो है कमिटमेंट को दर्शाती है, यानी निष्ठा को दर्शाती है कि वे वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट गरिमा। फ्रेंड्स, इसे आप समझ लीजिए, नेट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, भारतीय थल सेना में लैंगिक विभेद खत्म करने तथा जवानों में महिलाओं के प्रति समान एवं सहिष्णुता का भाव रखने के लिए सेना द्वारा प्रोजेक्ट गरिमा का शुभारंभ किया गया है। अब सेना में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों को स्त्री के प्रति नजरिए के मनोवैज्ञानिक परीक्षण से गुजरना होगा। इसमें असफल अभ्यर्थी भर्ती के अयोग्य करार दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट गरिमा के माध्यम से सेना की नौकरी के प्रति बेटियों को प्रेरित करने के लिए सेना की महिला अधिकारियों को रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे उनसे प्रभावित होकर लड़कियां सेना की नौकरी में आने के लिए प्रेरित होंगी। तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं भारतीय महिला बैंक। भारत सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन भारतीय महिला बैंक की शुरुआत की है। महिला बैंक का प्रारूप तैयार करने के लिए कैनरा बैंक के पूर्व अध्यक्ष MVN राव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। भारतीय महिला बैंक को द्वितीय अनुसूची में भी शामिल कर दिया गया है और इसे वाणिज्यिक बैंक का दर्जा भी दे दिया गया है।
इस बैंक द्वारा 13 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं हेतु नन्ही कली आवर्ती योजना को प्रारंभ किया गया है। महिला बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 19 नवंबर 2013 में स्थापित इस बैंक के निदेशक मंडल की सभी सदस्य महिलाएं हैं। वर्तमान में भारतीय महिला बैंक की प्रथम प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम है, तो इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अब हम सभी ये देखेंगे कि किन्नरों को भी तृतीय लिंग के रूप में पहचान मिली है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 1 और 21 के अंतर्गत देश के नागरिकों को प्राप्त सभी मूल अधिकारों को किन्नरों के भी पक्ष में विस्तारित करते हुए निर्णय दिया है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह वर्ग यानी कि जो किन्नर वर्ग किन्नर कैटेगरी में आते हैं देश में उपेक्षित हैं और इसे तत्काल विधिक और संवैधानिक संरक्षण की आवश्यकता है। अतः न्यायालय ने इन्हें एक व्यक्ति मानते हुए यह निर्णय दिया। जस्टिस के.एस. राधाकृष्णन और एस.के. सिकरी की बेंच ने किन्नरों को देश की मुख्य धारा में लाने का मार्ग प्रशस्त करते हुए केंद्र व राज्य सरकारों को इस वर्ग में व्याप्त जो भय है, शर्म, सामाजिक दबाव, अवसाद और सामाजिक कलंक जैसे भाव दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। इस वर्ग को शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक नौकरियों में सामाजिक और आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों के रूप में आरक्षण का लाभ देने का भी निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है फ्रेंड, वैश्वीकरण तथा लैंगिक मुद्दे। फ्रेंड्स, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के युग में आप देखेंगे तो शहरी तथा ग्रामीण महिलाओं के मध्य जो है वो खाई बढ़ी हुई है। वैश्वीकरण ने जहां एक और शहरी महिलाओं के लिए रोजगार के नए आयाम खोले हैं, वहीं आप देखेंगे ग्रामीण तथा छोटे कस्बों की महिलाओं के नौकरी के अवसर जो है वो कम हुए हैं। वैश्वीकरण का कुछ सकारात्मक पक्ष भी है। वैश्वीकरण का सकारात्मक पक्ष ये है कि यह महिलाओं के मुद्दे अब वैश्विक रूप जो है वो धारण कर चुके हैं तथा महिला आंदोलन वैश्विक पहचान प्राप्त कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें हमको इंस्पायर करने के लिए। चूँकि जब आप कमेंट करते हैं, जब आप लाइक करते हैं वीडियो को, तो हमें इंस्पायर मिलती है, प्रेरणा मिलती है, हम उसी से प्रेरित होते हैं। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने सारे उन दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हों। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो को नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।